हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। जिस टाइम पे आप वीडियो देख रहे हो उसके लिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th में वेक्टर टॉपिक का, जिसमें वेक्टर में हम लोगों ने एक लेक्चर कर लिया था जिसमें हमने वेक्टर का इंट्रोडक्शन देखा था और वेक्टर की नीड्स के बारे में बात की थी और मैंने वेक्टर के बारे में बहुत ही बेसिक नॉलेज दिया था। अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके फर्स्ट वीडियो का लिंक देख सकते हैं और उसको देखने के बाद ये वीडियो और ज़्यादा समझ में आने वाली है। आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की और दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर की। यानी कि आज दो टॉपिक पर बात करने वाले हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ वेक्टर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, साइलेंटली कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करते हैं वेक्टर। ठीक है, मैं थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा हूँ बिकॉज अभी भी मैं क्लास लेके उठाऊँ, तो आप समझ सकते हो बिकॉज पूरे दिन क्लास चलती रहती है। तो स्टार्ट करते हैं, चलो वेक्टर। ठीक है, देखो अपने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था, थोड़ा सा मैं ब्रीफ नॉलेज दे दूं कि एक्सप्लेनेशन की। लास्ट क्लास में पढ़ा था वेक्टर क्या होता है। वेक्टर वो सारी क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होते हों और जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करते हैं उन्हें हम वेक्टर कहते हैं। जरूरी नहीं है कि जिसके पास डायरेक्शन हो वही वेक्टर हो। जैसे मैंने कहा था आपसे कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर बिकॉज वेक्टर होने के लिए तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तीन एग्जाम पास करने पड़ेंगे। पहली बात तो उसके पास मैग्नीट्यूड हो, दूसरी बात उसके पास डायरेक्शन हो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करते हो। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन हमने करा था लास्ट क्लास के। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। सबसे पहला जो वेक्टर हम लोग आज बात करने वाले हैं वो है इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वल वेक्टर फर्स्ट। देखो मैं एक एक करके लिखूंगा और आप नोट करते जाना। ठीक है, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है दोस्तों? इक्वल वेक्टर। दूसरा भी इसी में पढ़ लेंगे हम लोग, अनइक्वल वेक्टर। एक साथ क्लियर करते हैं। ठीक है, अनइक्वल वेक्टर। चलो ठीक है, देखो इक्वल वेक्टर से आपको समझ में आ चुका होगा इक्वल वेक्टर क्या होता है। इक्वल वेक्टर वो होते हैं जिसके मैग्नीट्यूड, ऐसे दो वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर उन दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है तो ये दोनों वेक्टर आपस में क्या कहलाएगा, इक्वल वेक्टर कहलाएगा। और उसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है, यानी कि ये एक फोर्स की यूनिट है, फोर्स गिवन है 5 न्यूटन का, और एक और फोर्स इसी डायरेक्शन में, दोनों ईस्ट में लग रहा है। दोनों फोर्स किस में लग रहा है, ईस्ट में। तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल सेम है, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है, बिल्कुल सेम है। तो अगर किसी दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होते हैं तो उसे हम इक्वल वेक्टर कहते हैं। राइट, चलो अब हम बात करते हैं अनइक्वल वेक्टर। इसका ठीक ऑपोजिट कि सर अगर या तो दोनों वेक्टर, कोई दो वेक्टर है, या तो उनका मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन दोनों में से अगर कोई एक चीज भी गड़बड़ हुई, या तो ये, अगर दोनों में से कोई एक चीज भी बराबर नहीं है, इट मींस वो दोनों अनइक्वल है। फॉर एग्जांपल ये ईस्ट के डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लगाया हमने और इसी ईस्ट के डायरेक्शन में हमने इस बार फोर्स लगा दिया फॉर एग्जांपल 7 न्यूटन का। कितने न्यूटन का? 7 न्यूटन का। अब आप देख सकते हो कि ये दोनों वेक्टर हैं तो सेम डायरेक्शन में, बट उसके मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे अनइक्वल वेक्टर। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह सकता हूं कि आप ईस्ट में गए हो 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना तय किया आपने, 5 मीटर, और आप वेस्ट में आपने डिस्प्लेसमेंट तय किया है 5 मीटर। इस बार दोस्तों डायरेक्शन अलग है, यानी मैग्नीट्यूड तो इस बार सेम है पर डायरेक्शन क्या हो गया, अलग हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये भी एक अनइक्वल वेक्टर है। ओके, अब यहां से नोट डाउन कर सकते हो, फटाफट जल्दी से पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। हम सेकंड पे चलते हैं, यानी थर्ड जो हमारा वेक्टर है टाइप से, उसको बोलेंगे पैरेलल वेक्टर। क्या बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर। पैरेलल और एंटी पैरेलल। जो तीसरा हमारा वो है पैरेलल, और जो चौथा है हमारा वो है एंटी पैरेलल। चलो पैरेलल वेक्टर से आपको क्लियर हो गया होगा सर, वो दो वेक्टर्स जिनके डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, अगर दोनों डायरेक्शन दोनों का सेम है, इसका मतलब वो दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल कहलाएगा। मैथमेटिक्स में आपने पैरेलल का वर्ड का मीनिंग समझा होगा कि ये दो वेक्टर्स हैं, ये भी ईस्ट की तरफ, ये भी ईस्ट की तरफ। मान लो 5 न्यूटन का फोर्स लगा है और ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इट मीन्स कि दोनों के दोनों पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। और एक बार और बता दूं आपको कि दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल है, यानी जो एंगल बनने वाला है वो है 0 डिग्री का। तो आज के बाद याद रखना कि जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनके बीच का एंगल हमेशा कितना होता है, 0 डिग्री होता है। राइट, चलो नेक्स्ट है हमारा एंटी पैरेलल। यानी एंटी पैरेलल वेक्टर वैसे होते हैं जिनके डायरेक्शन बिल्कुल क्या हो, अपोजिट है। एक इधर यार में एक ईस्ट की तरफ हो और कोई एक और हो जो वेस्ट की तरफ हो, फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन का फोर्स लगा ईस्ट की तरफ, इधर लगा 8 न्यूटन का फोर्स वेस्ट की तरफ। तो ये दोनों वेक्टर
ये दोनों वेक्टर, मैग्नीट्यूड की बात ही नहीं हो रही यहाँ पर बात हो रहा है डायरेक्शन की। अगर दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है तो इसका मतलब ये एंटी पैरेलल होगा, और एंटी पैरेलल वेक्टर के बीच जो एंगल बनते हैं वो कितने बनते हैं, 180 डिग्री। कितने बनते हैं, 180 डिग्री। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं हम लोग पैरेलल एंटी पैरेलल के बाद, पैरेलल और एंटी पैरेलल के बाद किस पर, कोलीनियर और कोप्लेनर वेक्टर। कोलीनियर और कोप्लेनर मतलब 4 हो गए, फिफ्थ है हमारा कोलीनियर, कोलीनियर वेक्टर, एंड सिक्स्थ हमारा कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर। चलो कोलीनियर वेक्टर, देखो कोलीनियर वेक्टर का मतलब ये है कि अगर दो फोर्स, दो वेक्टर, दो डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी कोई ऐसा वेक्टर, दो वेक्टर अगर एक ही लाइन में, एक ही स्ट्रेट लाइन में वर्क कर रहे हो तो हम उन दोनों वेक्टर को कह देते हैं कोलीनियर। कोलीनियर का मतलब ये होता है सेम लाइन में, मान लो आपने 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया और एक बंदा और था, उसी ने इसी डायरेक्शन में और इसी लाइन में 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया या 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया फॉर एग्जांपल, तो एक ही लाइन में है ना दोनों फोर्स, तो हम इसको बोलेंगे कोलीनियर वेक्टर। क्या बोलेंगे, कोलीनियर। कोलीनियर का एक एग्जांपल आप ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप किसी पेड़ से लटके हुए हो और आपका पैर पकड़ के आपका एक और दोस्त पेड़ से लटक गया, तो आपने तो पकड़ रखा था पेड़ की टहनी को और उसने, नीचे वाले ने आपके पैर को पकड़ लिया, तो ये दोनों फोर्स जो आपके दोस्त ने लगा रखा है टहनियों पर यानी ब्रांच पर, और आपने जो अपने दोस्त पे लगा रखा है उसका पैर खींच रहे हो आप, गिर जाओ अलग बात है, वैसे ना गिरो, ठीक है, ऐसा नहीं करते, गंदे बच्चे ऐसे करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं वो एक ही लाइन में, तो हम इसको कह सकते हैं कोलीनियर वेक्टर। क्या बोलेंगे, कोलीनियर वेक्टर, एक ही लाइन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं दोस्तों, कोलीनियर में वही बात है, जो थीटा बनेगा यानी एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा। कोप्लेनर क्या है, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में, सेम प्लेन में अगर कोई दो वेक्टर है या कोई भी वेक्टर्स हैं, दो से ज्यादा वेक्टर भी अगर एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर के लिए मैं आपको कैसे बताऊं, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और मार्कर है, हमने क्या किया, इन दोनों वेक्टर, ये दो मान लो एक वेक्टर है दूसरा वेक्टर है, ठीक है, हमने इसको ऐसे रखा। अब ये दो वेक्टर क्या इसी बोर्ड में देखना इस प्लेन में आ रहा है ना, ये दोनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक ही प्लेन में। अब इस दो वेक्टर को कैसे भी, और उल्टा सीधा कैसे, ऐसे लगा दो, अब भी एक प्लेन में लाई करते हैं, देखो एक प्लेन में लाई कर रहा है, मतलब एक प्लेन में, देखो ना एक प्लेन में लाई कर रहा है, मतलब अगर कोई दो वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग कोप्लेनर। क्या बोल देते हैं, कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं, याद समझ में आई। लेकिन अगर कोई तीसरा वेक्टर आ गया, फॉर एग्जांपल ये जैसे, ठीक है ये है, अब इसके पास कोई तीसरा वेक्टर आ गया, मान लो एक वेक्टर ये इधर इस तरफ, तो दो तो कोप्लेनर है पर ये तीसरा वाला कोप्लेनर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई दो वेक्टर अगर है तो डेफिनेटली कोप्लेनर होगा, लेकिन अगर कोई तीसरा वेक्टर आया तो हो सकता है वो कोप्लेनर हो भी और हो सकता है ना भी हो। जैसे मैंने इन दोनों को एक प्लेन में रखा, मैंने इन दोनों को एक प्लेन में रखा, ठीक है, और कोई तीसरा वेक्टर था जो मैंने इस डायरेक्शन में ले लिया, इस डायरेक्शन में, तो ये वाला जो है वो इस प्लेन में लाई नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैंने इस वाले वेक्टर को, अगर मैं इस वाले वेक्टर को भी मैं इसी प्लेन में रखता है ऐसे, देखो तीन वेक्टर, मान लो ये हमारा हैंड एक वेक्टर है, एक वेक्टर, दो वेक्टर और तीन वेक्टर, तीनों वेक्टर एक प्लेन में है। अगर इस डायरेक्शन में होता तो एक ही प्लेन में होता, अगर ये मैंने ऐसे कर दिया तो ये दूसरे प्लेन में आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी दो वेक्टर, अगर सिर्फ दो वेक्टर है तो डेफिनेटली वो एक प्लेन में लाई करेगा। अगर तीसरा कोई वेक्टर आता है तो इट इज नॉट श्योर कि वो एक ही प्लेन में लाई करे, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो आपने करके दिखा दिया मैंने आपको इस तरह से, कोप्लेनर वेक्टर, क्लियर है चीज, ओके, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर। चलते हैं नेक्स्ट वेक्टर की तरफ हम लोग। जो नेक्स्ट वेक्टर है हमारा दोस्तों वो है 7 है कॉनकरेंट वेक्टर। कॉनकरेंट वेक्टर, कॉनकरेंट वेक्टर क्या होते हैं दोस्तों, कॉनकरेंट वेक्टर का मतलब देखो समझते हैं। कॉनकरेंट 7 कॉनकरेंट वेक्टर क्या होता है, देखो ऐसे वेक्टर्स, मान लो कि एक पॉइंट ए है, ये कोई पत्थर रखा हुआ है, एक फोर्स इस पत्थर पर इधर से लग रहा है 5 न्यूटन का फॉर एग्जांपल मार लेते हैं, एक फोर्स इधर से, एक फोर्स इधर से, एक फोर्स इधर से, मतलब इस पार्टिकल पर, इस पत्थर पर हर तरफ से फोर्सेस लग रहे हैं, यानी सारे के सारे वेक्टर एक ही पॉइंट पर वर्क कर रहा है, एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। तो जब बहुत सारे वेक्टर्स एक ही पॉइंट पर एक्ट करें तो उन सारे वेक्टर्स को हम कहेंगे कॉनकरेंट वेक्टर, कॉनकरेंट वेक्टर्स, ठीक है। यानी कि अगर कॉनकरेंट वेक्टर क्या होते हैं, वो सारे वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हो, जैसे मान लो 10 फोर्सेस एक ही पॉइंट पे लग रहा तो उसको बोलेंगे कॉनकरेंट वेक्टर, राइट, क्लियर है। 10 डिस्प्ले, मान लो कि एक दिल्ली है फॉर एग्जांपल न्यू दिल्ली, अब न्यू दिल्ली की तरफ 4 फ्लाइट आ रही हैं सीधा न्यू दिल्ली की तरफ डिस्प्लेसमेंट, उसकी भी न्यू दिल्ली की तरफ, इसकी भी न्यू दिल्ली की तरफ डिस्प्लेसमेंट, पीछे वाले की भी न्यू दिल्ली की तरफ डिस्प्लेसमेंट, तो सबकी डिस्प्लेसमेंट किधर है, दिल्ली की तरफ है ना, तो सबकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगी वो कॉनकरेंट वेक्टर कहलाएगी, आपस में कैसी कहलाएगी, कॉनकरेंट वेक्टर, राइट।
इस तरह से जनरली वो वेक्टर कुछ भी हो सकता है, बस एक पॉइंट पर लगना चाहिए। कंडीशन इज दैट कि एक पॉइंट पर एक्ट करना चाहिए, तब उसको हम बोलेंगे कॉन्करेंट वेक्टर। चलो नेक्स्ट वेक्टर जो हम लोग ले रहे हैं वो है हमारा कॉन्करेंट के बाद 8 वेक्टर। जो कॉन्करेंट वेक्टर के बाद हमारा वो है यूनिट वेक्टर। क्या है दोस्तों? यूनिट वेक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर है, एक्चुअली हम लोग इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास में। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर नॉर्मल, इसके बारे में 2 बातें याद रखनी है आपको। यूनिट वेक्टर हमेशा सिर्फ और सिर्फ इट इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन की बात करता है, मतलब यूनिट वेक्टर का काम ही है डायरेक्शन बताना। यूनिट वेक्टर का क्या काम है? डायरेक्शन बताना। और यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमेशा 1 होती है। यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमेशा 1 होती है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1। मैग्नीट्यूड हमेशा कितनी होती है? 1 होती है यूनिट वेक्टर की। और एक और चीज, अगर ए कोई यूनिट वेक्टर है तो ए को ए नहीं, यानी कि हम हर वेक्टर पे क्या करते थे, याद है? हम हर वेक्टर पे ए पे एरो लगा देते। यूनिट वेक्टर की एक अलग पहचान है, एक अलग दुनिया है इसकी, इसलिए इस पर हम एरो नहीं लगेंगे, तो यूनिक है ये। इस पर एरो, इस पर क्या लगेगा? इस पर कैप लगेगा। इस पर कैप, ए कैप, बी कैप, सी कैप, जहां देख लो एफ कैप, समझ लेना कि कैप जिस पे लगा होगा वो एक वेक्टर है, लेकिन वो कौन सा वेक्टर है? वो यूनिट वेक्टर है। और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला देखेंगे, ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए वेक्टर अपॉन में। ये फॉर्मूला हम लोग बाद में इसको प्रूव भी करेंगे आगे, मैंने कहा ना बाद में पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर। ये फॉर्मूला है, जस्ट अभी फॉर्मूला लिख लो आप, ठीक है? यानी कि ए कैप बराबर होता है ए वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए। आई होप कि आपको ये 8 वेक्टर क्लियर हो गए होंगे। एंड जो लास्ट वेक्टर हमारा, लास्ट वेक्टर यानी कि वेक्टर नंबर 9, उसको बोला जाता है हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग जीरो वेक्टर। क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। नल वेक्टर, देखो जीरो वेक्टर का मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए बच्चों? उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? 0 के बराबर। अगर कोई ऐसे वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड 0 हो जाए तो उस 0 मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर को क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल घूम रहा होगा, सर जीरो मैग्नीट्यूड जिसकी 0 हो गई तो फिर वेक्टर कहां से हो गया वो? तो उसके पास तो मैग्नीट्यूड ही नहीं है, आपने तो बोला था मैग्नीट्यूड होना जरूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 0 इज ऑल्सो द मैग्नीट्यूड। समझ आ रही बात? कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ रखा होगा, या मैं आप चलो अभी बता देता हूँ। मान लो फॉर एग्जाम्पल आप एक पॉइंट से चलना, आप ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हो। आप ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया आपने, और ए पॉइंट से आप गए बी पॉइंट पर। कहाँ गए? बी पॉइंट पर। ए से बी गए, बी से वापस ए आ गया। ए इनिशियल पॉइंट था, ए इनिशियल पॉइंट, और फाइनल पॉइंट भी क्या आपका? ए ही है, मतलब ए से गया बी पर, वापस फिर ए पे आ गए। ए इज इनिशियल पॉइंट, ए इज फाइनल पॉइंट। आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? अरे भैया डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? है ना? तो डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, और यहां डिस्प्लेसमेंट हुई, पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैग्नीट्यूड कितनी है? 0 है। पर क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं है? यस, इट इज अ वेक्टर। तो एक ऐसा वेक्टर है सर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो गया, ऐसे वेक्टर को हम लोग कह देंगे जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा जीरो वेक्टर। अब हेडिंग डाल देंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ। देखो मैंने सारे वेक्टर्स को आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। देखो इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, पैरेलल, एंटी पैरेलल, ठीक है। उसके बाद कोलिनियर, कोप्लानर, फिर आपने पढ़ा कॉन्करेंट वेक्टर, फिर आपने यूनिट वेक्टर, फिर आपने क्या पढ़ा? नल वेक्टर, जीरो वेक्टर। आई होप कि बहुत ही अच्छे से सारे वेक्टर्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हेडिंग डालेंगे हम लोग, न्यू हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर। वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? ठीक है, 3-4 प्रॉपर्टीज देखेंगे, क्लास फिनिश करते हैं यहीं पर। प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर क्या मतलब सर? देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी, वेक्टर की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि क्या लिखेंगे? वेक्टर्स कैन बी shifted its parallel, can be shifted its parallel। जो वेक्टर्स होते हैं उसको हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई वेक्टर बनाया है ऐसा, और एक वेक्टर है ऐसा, ये मान लो ए वेक्टर है और ये मान लो बी वेक्टर है, ठीक है। 2 वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर।
मैं चाहूं कि इस वेक्टर को यहां ना सही नहीं लग रहा सर, या मुझे किसी रीजन से इस वेक्टर को उठा के यहां रखना है, मतलब इस वेक्टर को उठा के मुझे यहां रखना है, तो मैं चाहूंगा तो इसको पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं ना। पैरेलल शिफ्ट करने से वेक्टर के ना तो मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क पड़ता है, ना ही उसके डायरेक्शन पे कोई फर्क पड़ता है। समझ आ रही बात? क्लियर है? देखो हम इस वेक्टर को चाहेंगे तो यहां से यहां शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे? देखो इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करो। पैरेलल शिफ्ट करने के लिए वेक्टर जो अब आ चुका है बच्चों, वो यहां आ चुका है। अब ये वेक्टर यहां आ चुका है। देखो ये वेक्टर अब यहां से b यहां से हट चुका है और अब b यहां आ चुका है। b कहां आ चुका है? इस b के ना तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आया है और ना ही डायरेक्शन में कोई चेंज आया है। मतलब कि हम चाहें तो किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड यानी सर उसके वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैं दिल करे सर मैं इस वेक्टर को चाहता हूं यहां पैरेलल शिफ्ट करना, यहां इस वाले एंड पर, कोई बात नहीं। अब इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करो। पैरेलल शिफ्ट करने के लिए आपको इस वेक्टर को यहां बनाना पड़ेगा। ये देखो इस वेक्टर को हमने पैरेलल शिफ्टिंग किया। पैरेलल देखो ना, आपको पैरेलल लगा तो एक पैरेललोग्राम बना लो। अब आपको लगेगा अच्छा सर ये इसको यहाँ उठा के रख दिया गया है। तो ये वेक्टर ए, ये वेक्टर क्या है? ए। अब ए यहाँ से हट चुका है, ए यहाँ से हट चुका है। देखो कहाँ बी बना हुआ था, कहाँ बी यहाँ था पहले और ए यहाँ था। अब ए यहाँ आ चुका है और बी यहाँ आ चुका है। मतलब हम वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। इसमें ना तो उसके डायरेक्शन पे कोई फर्क पड़ता है, ना तो उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क पड़ने वाला है। चलो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान सुनना। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? अगर वेक्टर को हम लोग 180 डिग्री 360 डिग्री रोटेट कर दें। कितना रोटेट कर दें? 360 डिग्री। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ वी रोटेट अ वेक्टर 360 डिग्री देन इट डज नॉट चेंज। इट डज नॉट चेंज का मतलब इट डज नॉट चेंज में बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। मतलब ना तो इसके डायरेक्शन में कोई फर्क पड़ेगा, ना तो इसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क पड़ेगा अगर आप उसको 360 डिग्री रोटेट कर दो। तो फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर ए है। मैंने इस वेक्टर को 360 डिग्री घुमा दिया। 360 डिग्री घुमाने का मतलब मान लो ये वेक्टर है। अब मैंने इसको क्या किया? 360 डिग्री, ये 90 घुमाया, ये 180 घुमाया, ये 270 और ये 360। मैंने इस वेक्टर को 360 डिग्री घुमा दिया। 360 डिग्री घुमाने पर बताओ कि क्या इस वेक्टर में कोई मैग्नीट्यूड का चेंज आया, क्या किसी डायरेक्शन का चेंज आया? मतलब किसी भी वेक्टर को हम चाहे तो 360 डिग्री घुमा सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी अ वेक्टर कैन रोटेट इट्स 360 डिग्री एंगल एंड डज नॉट चेंज एनी मोर। मतलब ना तो उसके मैग्नीट्यूड में, ना तो उसके डायरेक्शन में। यानी उसको 2 पाई रोटेट करवा सकते हैं। कितना रोटेट करवा सकते हैं? 2 पाई। 2 पाई मतलब 180 डिग्री। 2 पाई रेडियन बोल दो उसको, ठीक है। यानी कि 2 पाई रेडियन यानी 180 डिग्री इसको 360 डिग्री इसको हम लोग रोटेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। और जो तीसरी प्रॉपर्टी है दोस्तों, तीसरी प्रॉपर्टी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर एंगल, अगर कोई दो वेक्टर है तो उनके बीच का एंगल क्या लेंगे हम लोग, उनके बीच का एंगल क्या लेंगे? तो तीसरी प्रॉपर्टी एंगल के बारे में। एंगल बिटवीन टू वेक्टर will be the smaller when they are joined। ये ध्यान रखना, टेल टू टेल। अगर दो वेक्टर को टेल से टेल जोड़ा गया है, तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो हमेशा छोटा वाला एंगल लेंगे, उसका बड़ा एंगल कभी भी नहीं लेंगे। मतलब मान लो एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर ये है बी। भाई देखो इसके अंदर दो एंगल बने, देखो दोनों टेल से टेल मिला हुआ है ना, दो एंगल है। एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। ये मान लो 60 डिग्री है, ठीक है। तो 360 में से 60 हटाओगे तो ये 300 डिग्री है। अब आप बताइए दोनों में से कौन सा एंगल होगा? 60 होगा, 300 होगा? आप बताओ। एंगल बिटवीन टू वेक्टर विल बी द स्मॉलर व्हेन दे आर ज्वाइंट। अच्छा, स्मॉलर एंगल होगा, छोटा एंगल होगा सर 60 डिग्री। यानी जो एंगल होगा इन दोनों वेक्टर का वो कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। क्लियर है? और एक चीज और, एक कंडीशन और है, जो दो वेक्टर के बीच का एंगल है वो हमेशा 180 से यानी 180 से छोटा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या बोला मैंने? जो एंगल है दो वेक्टर का वो हमेशा 0 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। 180 से बड़ा एंगल कभी नहीं हो सकता, 180 से बड़ा एंगल कभी नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वेक्टर को, अगर मैं एक वेक्टर ऐसा बनाऊं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर है ये, एक वेक्टर है बी।
इसके बीच एक तो ये वाला एंगल बन रहा है और एक ये वाला एंगल बन रहा है। मान लो ये वाला जो एंगल है वो, ये वाला एंगल जो है वो फॉर एग्जांपल 130 है, और ये वाला जो एंगल है वो बचा हुआ रेस्ट, यानी 360 माइनस 130। ठीक है, क्लियर चीज़? ओके, 360 माइनस 1 यानी 230 मान लो। ठीक है, 230 लिख दो उसको, 230। अब आप मुझे बताओ कौन सा वाला एंगल लेना है। तुम बोलोगे सर अभी तो आपने इधर वाला लिया था, तो आप इधर ही वाला लो, इधर वाला। पर इधर वाला देखो जरा 180 से बड़ा हो गया, ये 180 से बड़ा 230 है। इसका मतलब है कि सर ये वाला एंगल सही होगा, क्योंकि मैंने बोला है 180 से छोटा एंगल होना चाहिए दो वेक्टर के बीच। क्लियर है ये चीज़? कोई प्रॉब्लम? इस तरह से हम दो वेक्टर्स के बीच हम एंगल निकाल सकते हैं। एक एंगल आप निकाल के देखो फटाफट जल्दी से, और कमेंट सेक्शन में आंसर लिख देना प्लीज जल्दी से। कमेंट में आंसर लिखना है, मतलब लिखना है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना पॉज करके, ठीक है? चलो बताओ, एंगल बताओ। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है। एंगल बिटवीन ए एंड सी, ये मान लो 60 है, ये पता नहीं, आप चलो 100, आप इसको ले लो 130 है, ठीक है? 130 भी नहीं है एक्चुअली, ये है 190, ठीक है? अरे नहीं यार, क्या ले रहे हो आप? ये है तुम्हारा 120, ठीक है? 120 है हमारा, और ये जो एंगल है हमारा आप निकाल सकते हो आराम से। तो ए एंड बी, बी एंड सी, और ए एंड सी। फटाफट जल्दी से इसका आंसर निकाल के और आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख दो। आंसर नंबर 1, इसको आप 1 2 3 कर दो। आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2 एंड आंसर नंबर 3। फटाफट जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट आ जाना चाहिए इसका आंसर। ए एंड बी के बीच, बी एंड सी के बीच, ए एंड सी के बीच। आपको पता है, पैरेलल शिफ्टिंग पता है, सब कुछ पता है, आप आराम से इसके आंसर्स निकाल सकते हो। और हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे किसके साथ? एडिशन ऑफ द वेक्टर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से असल वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, एडिशन ऑफ द वेक्टर्स, जो कि अपने आप में बताइए तो बेसिक चीजें थी जो जानना बहुत ज्यादा जरूरी था उनको समझने के लिए, जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसको तो आप फटाफट कर ही लेना, और इसके पीछे वाला लेक्चर जरूर जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा आपको तो प्लीज लाइक जरूर करना। लाइक से कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है और वीडियोस बहुत सारे बच्चों तक पहुंच जाता है। तो फायदा सबका है, आपका भी और थोड़ा बहुत हमारा भी, ठीक है? तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो फटाफट जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो।